नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के उसी सीरीज़ में ये उसका पार्ट 3 है। ये भी क्वेश्चन सीरीज़ है और जो लोग CHO और NHM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। और मल्टीपल एग्ज़ाम में और भी ये क्वेश्चंस बेनिफिट रहते हैं। बहुत पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नवीन है मेरा नाम और बढ़ते हैं वीडियो पर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वैक्सीन विच प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन आर। क्वेश्चन को समझिएगा, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वैक्सीन जो प्रिवेंट करती है फ्यूचर के इन्फेक्शन को, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या वो थेरापेटिक वैक्सीन होती है, क्या प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन या टॉक्सॉइड? देखो, किल्ड वैक्सीन वो होता है जिसमें हम इनएक्टिवेटेड माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं और होस्ट की बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं, है ना। तो दैट इज़ आल्सो, बट उसको हम किल्ड वैक्सीन कहते हैं। वो भी आपकी फ्यूचर के इन्फेक्शन को कम करेगा, लेकिन एग्जैक्टली डेफिनेशन आपकी किल्ड वैक्सीन की ये है। टॉक्सॉइड कुछ ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, फिर उनको डिटॉक्सीफाई किया जाता है और उससे वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है। दैट इज़ द टाइप ऑफ वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड। बट क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, फ्यूचर के इन्फेक्शंस को जो रोकेगा वैक्सीन, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ही ये होता है कि भाई जो भी चीज़ आप पहले से बचाव में कर रहे हैं, जो हुआ नहीं है, उसके बचाव में आप कर रहे हैं, उसको हम प्रोफाइलैक्टिक कहेंगे। और अगर इस टाइप के वैक्सीन को आप यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन। द करेक्ट आंसर इज बी। वैक्सीन कैन बी प्रोफाइलैक्टिक टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ ए फ्यूचर इन्फेक्शन बाय एनी नेचुरल वाइल्ड पैथोजन। कोई भी नेचुरल या कोई वाइल्ड पैथोजन होता है, उसके लिए आप फ्यूचर में जो इन्फेक्शन अभी हुआ नहीं है उससे पहले, जैसे आप BCG का वैक्सीन लगा रहे हैं, तो अभी बर्थ होने पे इन्फेंट को आप BCG का वैक्सीन लगा रहे हैं, तो अभी उसको हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ना हो ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए आप वो BCG का वैक्सीन लगाते हैं। तो उस वैक्सीन किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन में, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज अ इंट्रानेजल स्प्रे। इसका सीधा सीधा अगर आपको आता है तो आप अटेंड कीजिए, बाकी मत कीजिए। जो इंट्रानेजल एक ही वैक्सीन है जिसको इंट्रानेजल लिया जाता है, दैट इज़ द इन्फ्लुएंजा। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, during a vaccination drive at a well baby clinic, a nurse observed that a recently hired nurse is not wearing gloves. The nurse should advise the newly hired nurse. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वैक्सीनेशन, एक वेल बेबी क्लिनिक में वैक्सीनेशन हो रहा है। एक नर्स जो पुरानी जहाँ पहले से काम कर रही है, एक नई नर्स को हायर कर रखा है। जो न्यू अपॉइंटेड नर्स है उसने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो ये जो पहले से नर्स है वो क्या उस नई नर्स को एडवाइस देगी? पहला, स्पीक विद नर्स मैनेजर रिगार्डिंग द टेक्निक। वो नर्स मैनेजर को बताएगी भाई टेक्निक के बारे में। कंटिन्यू विद द इम्यूनाइजेशन सिंस ग्लव आर नॉट नीडेड। उस जो न्यूली हायर्ड नर्स है उसको कंटिन्यू करने देगी इम्यूनाइजेशन को, वैक्सीनेशन को, कि ग्लव्स की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा, पुट ऑन ग्लव्स बिकॉज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड। उसको कहेगी भाई ग्लव्स पहन लो क्योंकि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ज़रूरी है। चौथा, इवेल्युएट द चाइल्ड अपीयरेंस टू डिटरमाइन वेदर ग्लव्स आर नीडेड। वो इवेल्युएट करेगी चाइल्ड के अपीयरेंस से कि वेदर ग्लव्स पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी जाएगा। क्यों सी जाएगा? देखो, स्पीक विद द नर्स मैनेजर रिगार्डिंग द टेक्निक, नर्स मैनेजर, लेकिन ओके टेक्निक के बारे में बताना है, लेकिन उस नर्स को, जो न्यू हायर्ड नर्स है उसको बताना, ना कि नर्स मैनेजर को, है ना। कंटिन्यू विद द इम्यूनाइजेशन सिंस ग्लव्स आर नॉट नीडेड। ग्लव्स हमेशा ज़रूरी होते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन में जैसे आप इंट्रामस्कुलर काम कर रहे होते हैं, इंट्राडर्मल दे रहे होते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आप इंजेक्टेबल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ग्लव्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि कोई और सर्टेन इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का यूज़ करते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी। डी इसलिए भी नहीं जाएगा क्योंकि हम कभी भी चाइल्ड के अपीयरेंस, वो कैसा दिख रहा है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या कास्ट है, उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन नहीं करते, है ना। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। द सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन वाज अप्रूव्ड इन विच ईयर? इन्फ्लुएंजा ए जो H1N1 है स्पेशली, उसको कब, कौन से ईयर में अप्रूव किया था? अगर आपको पता है तो आप सीधा बता पाएंगे। इसको अप्रूव किया था 2009 में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नाउ
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिजल वैक्सीन आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर? मिजल्स जो वैक्सीन है वो रेफ्रिजरेटर के किस पार्ट में रखते हैं? तो इसका बहुत सीधा सीधा आंसर है डीप फ्रीज़र में। कहाँ पे रखते हैं हम? डीप फ्रीज़र में। पोलियो और मिजल्स आप दोनों कहाँ रखते हो? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है हीट के लिए, तो इसीलिए हम उनकी पोटेंसी आपको मेंटेन करनी रखती है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर, है ना। तो दैट्स वाई आप उसको कहाँ पे रखते हो? डीप फ्रीज़र में। नेक्स्ट, एडजुवेंट यूज इन डीपीटी वैक्सीन। एडजुवेंट क्या होता है? जो वैक्सीन की पोटेंसी को बढ़ाए थोड़ा, तो वो डीपीटी में आप कौन सा एडजुवेंट यूज़ करते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिंक फॉस्फेट यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बोथ BNC। तो ये दोनों हम यूज़ करते हैं एडजुवेंट डीपीटी में। एल्यूमिनियम फॉस्फेट भी यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या चल जाएगा? डी। नेक्स्ट, herd immunity is not useful in prevention of, that is a very very tricky questions। herd immunity किसके प्रिवेंशन में हेल्पफुल नहीं है? पहला पोलियो, दूसरा रूबेला, तीसरा टिटनस, चौथा मीजल्स। तो आप इसको मैं इसका एक बार आंसर बता देता हूँ, देन मैं बताऊँगा कैसे हर्ड इम्यूनिटी और क्यों टिटनस, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी। आइए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। देखो भाई, हर्ड इम्यूनिटी कहाँ काम करती है? वो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज दैट अकर व्हेन द लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, है ना। जब लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में जो इम्यूनिटी काम करती है वो कौन सी करती है? हर्ड इम्यूनिटी, है ना। और बिकम टू इम्यून एन इन्फेक्शन, है ना, एक इम्यून इन्फेक्शन को इम्यून करती है। अब आप इस कंसेप्ट को समझिए। हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट अप्लाई ऑल डिजीज, जस्ट दोज दैट आर कंटाजियस, है ना। वो उसी पे काम करती है जो कंटाजियस है, जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल ट्रांसफ़र होती है। जबकि टिटनस एक इन्फेक्शियस तो है लेकिन कंटेजियस नहीं है, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी किस पे काम नहीं करेगी? आपकी टिटनस पे, है ना। नेक्स्ट, रेबीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस इज कॉल्ड। रेबीज जो कॉज होता है वो किससे होता है? पहला फिलारियल, लीजा वायरस, मिक्सो वायरस, एडिनो वायरस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लीजा वायरस बी, है ना। इसमें कभी लीजा वायरस को छोड़ के कभी इसकी फैमिली दी जाती है। फैमिली इसकी है रेब्डोविरिडी वायरस सीरोटाइप ए, है ना। तो ये भी बहुत बार RNA वायरस है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको लीजा वायरस कहते हैं, टाइप ए होता है। बहुत बार लीजा वायरस ना देख के आपको रैब्डो वायरस पूछ लिया जाता है ना। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज़ गिवन अलॉन्ग विथ। विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज है वो किसके साथ दिया जाता है? मिजल्स मम रूबेला के साथ, या ओनली मिजल्स, डीपीटी या OPV। तो किसके साथ दिया जाता है? बी। ये मैं इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, मिजल्स में। और ये कब लगता है? 9th मंथ में लगता है। 9th मंथ में जो यूनिट लगती है वो 1 ml लगती है, या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये लगता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए के टोटल आपके 9 डोज लगते हैं टिल द 5 ईयर एज तक। 16 मंथ के बाद हर 6 मंथ के गैप में लगता है टिल 5 ईयर एज में, है ना। ये विटामिन ए के बारे में टोटल बातें। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आफ्टर प्रिपरेशन मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड। देखिए, आप क्वेश्चन को समझिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने BCG का बता रखा था कि आप मिजल्स के जो ड्राई फॉर्म है इसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं NS से मिला के, है ना। तो वो कब तक आप यूज़ कर लेंगे, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। विदिन 4 आवर में, विदिन हाफ आवर में, विदिन 24 आवर में, विदिन 40 आवर्स में, 48 आवर्स में। तो वैसे मिजल्स का जैसा वैक्सीन प्रिपेयर कर लेते हैं, उसका जो ड्राई फॉर्म उसको NS में प्रिपेयर कर लेते हैं, तो विदिन 1 आवर, लेस देन 1 आवर में आपको यूज़ कर लेना है ना। तो 1 आवर के हिसाब से बाकी सब 1 आवर से ज़्यादा है ना। तो जो हमारे पास मिल रहा है वो मिल रहा है सेकंड ऑप्शन, विदिन हाफ आवर, है ना। अगर मैं BCG की बात करूं तो BCG आपको कितने, विदिन 3 to 4 आवर्स के अंदर अंदर आपको यूज़ कर लेना है BCG का वैक्सीन आफ्टर डाइल्यूशन, है ना। इट शुड बी यूज विदिन 1 आवर। नेक्स्ट, DPT वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट। DPT वैक्सीन किसमें इनमें से प्रोटेक्ट करती है? एक्सेप्ट इनमें से नहीं करती। तो DPT की फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, D फॉर डिप्टीरिया, P फॉर पर्टूसिस और T फॉर टिटनस। तो इन तीनों के लिए तो प्रोटेक्ट करती है ना। इसके अलावा जो नहीं होगा उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो इसके अलावा कौन है आपके पास?
पोलियो, ये पोलियो को प्रोटेक्ट नहीं करती है। आंसर डी इज द करेक्ट। रिकमेंडेड साइट ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट, रिकमेंडेड साइट जो डीपीटी का वैक्सीन है वो कहाँ पे लगता है? क्या ग्लूटियल लगता है, क्या डेल्टॉइड लगता है, क्या लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई लगता है, या फोर आर्म में लगता है? तो इसके पहले वाले लेक्चर में आप देखिएगा मैंने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को डिस्कस किया है, वहाँ पे एज इट इज़ मैंने इसको बता रखा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या चल जाएगा? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। कभी कभार इसका नाम आपको अलग में पूछ लिया जाता है, इसका नाम है वास्टस लैटरलिस। वास्टस लैटरलिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप देखिए, अ 7-year-old गर्ल इज़ to begin her first immunization schedule according to the recommended guideline. Point to be noted, according to the recommended guideline which of the following vaccine is not needed? एक 7 साल की गर्ल है जिसका अभी फर्स्ट वैक्सीन शेड्यूल हुआ है वैक्सीनेशन का इम्यूनाइजेशन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से इसमें से कौन सा वैक्सीन इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो क्या पोलियो, रुबेला, पर्टूसिस, मम्स, है ना? तो आप यहाँ पे ये समझिए, मम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, रुबेला की भी ज़रूरत पड़ेगी, पोलियो, पर्टूसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर्टूसिस आफ्टर 2 years, स्पेशली 2 साल के बाद इसके होने के चांसेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं, है ना? और 6 year के बाद ये नहीं होता है पर्टूसिस, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लड़की कितने साल की है? गर्ल इज़ अ 7 year, तो इसमें पर्टूसिस की आपको ज़रूरत, वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो करेक्ट आंसर इज सी, द सीवियरिटी ऑफ पर्टूसिस इन्फेक्शन डिक्रीज विद द एज। एज के साथ साथ पर्टूसिस की जो इन्फेक्शंस की सीवियरिटी है वो कम होती है ना? स्पेशली आफ्टर 2 years, है ना? सो कंपोनेंट जो डीपीटी में है टी, डीपीटी में जो आपका पी है वो आपको नहीं लगाना है, बाद में आफ्टर 6 year के बाद ये सिर्फ डीटी लगेगा, इसीलिए इसमें पी आपका गायब रहता है। आप वैक्सीनेशन शेड्यूल में रहे देखना, आप 5 साल के बाद या 6 साल के बाद जो बूस्टर डोज लगता है वो डीटी का लगता है, पर्टूसिस का नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्टिंग ऑफ एन एंटीजन, एंटीसीरम और एंटीटॉक्सिन इनटू एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू स्पेसिफिक अ डिजीज। अगर आपने मेरा इसका प्रीवियस लेक्चर पढ़ रखा होगा तो आप आराम से इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे। डेफिनेशंस क्या है? कोई एंटीसीरा, कोई एंटीजन या कोई एंटीटॉक्सिन जब आप किसी इंडिविजुअल में इंजेक्ट करते हैं, उसके बदले में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है किसी डिजीज़ के अगेंस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वैक्सीन, है ना? ये डेफिनेशन में इसके पहले बता रही थी। वैक्सीन का ही दूसरा नाम आप कहीं बोल सकते हैं इनोकुलेशन, है ना? द करेक्ट आंसर इज ए, इसको हम क्या बोलते हैं? इनोकुलेशन। कनकरेंट इन्फेक्शंस क्या होता है? जब कनकरेंट और टर्मिनल 2 तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। जब पेशेंट कोई एडमिट है उसी टाइम उसको अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो दैट इज़ अ कनकरेंट, और जब वो डिस्चार्ज होके फिर इन्फेक्शन हो रहा है दैट इज़ अ टर्मिनल इन्फेक्शन। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? किसी होस्ट, किसी इंडिविजुअल की डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोन होने की जो, मतलब प्रोन आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, या किसी को निमोनिया है, या किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा प्रोन है किसके? कोरोना के, कोविड-19 के। तो दैट इज़ अ ससेप्टिबिलिटी। कंट्रोल इन द सेंस आप किसी चीज़ को इसकी रोक रहे हैं, उसकी रोकथाम कर रहे हैं, दैट इज़ अ कंट्रोल। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? दैट इज़ द इनोकुलेशन। इनोकुलेशन इज आल्सो नोन एज द वैक्सीनेशन। सो थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो नहीं करें, शेयर ज़रूर करें ताकि आपके और दोस्तों को अगर लगता है फ़ायदा हो सकता है इस CHO की वैकेंसी के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच। नवीन है मेरा नाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।